इंडिया में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उसमें आप तारड़ साहब देखें कि पाकिस्तान में पहले तो बात ही नहीं की, यानी कि 3 दिन वाकया हुआ, किसी ने पाकिस्तान में बात नहीं की, कतर ने स्टेटमेंट दी, कुवैत ने स्टेटमेंट दी, तो तब जाके जो है वो पाकिस्तान ने भी बात की। और लेकिन आप इंडिया का देखें, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कतर, कुवैत को, सऊदी अरब को बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है जनाब के हमारे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये कुछ किया है। लेकिन जब ओवैसी और पाकिस्तान ने इस वाले से बात की तो उन्होंने पाकिस्तान को और ओवैसी को स्नब कर दिया कि आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपके मुल्क में हिंदुओं, मुसलमानों, अहमदियों को आजादी नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह कुवैत और कतर को बड़े मीठे सा जवाब दिया और कहा कि जी हमारे जो है वो ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश हो रही है और ये सेंटीमेंट्स को उभारा जा रहा है, हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं ये जो इंडिया का रिस्पांस था इंटरनेशनल कम्युनिटी से के हवाले से? ये आपसे मेरी बात नहीं हो सकती, मैं समझता था कि आपसे इस पे जरूर तबसरा लूं। पाकिस्तान की जो रोटी है आप उसको सुखोना चाहते हैं। Can't we choose us? Please understand that. मेरे ख्याल में मेरे लिए कोई एक नई चीज नहीं थी, और जो रिएक्शन भी उसमें मुसलमान मुल्कों का और पाकिस्तान का है वो भी बड़ा अजीब सा है। पाकिस्तान से रिएक्शन क्या आना था? पाकिस्तान को जिस तरह आपके अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट का होना ना होना किसी मुल्क के लिए असर नहीं रखता। ना आप किसी को आप कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना आप इस चीज की सलाहियत रखते हैं। अच्छा तारड़ साहब, वहां से इंडिया से एक और मौका भी है, वो कहते हैं कि जी ये जो मुसलमान हैं ये भी इंडियंस को, जो हिंदुओं के गॉड्स हैं उनके बारे में बड़ी बात करते हैं। तो कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों को भी ये, वो कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोसिटी में हुआ है कि जब वो करते हैं तो कोई बंदा बात नहीं करता, और जब एक किसी हिंदू ने बात की है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जारी बात है, उसको डिस्करेज किया जाए, कंडेम किया जाए और ऐसे लोगों को सजाएं दी जाएं। और इस पे तो मिडिल ईस्ट सारा कह रहा है माफी मांगे जो है वो नरेंद्र मोदी साहब से, लेकिन वो हिंदू कह रहे हैं कि हमारे खुदाओं के बारे में भी इस तरह की बात होती है। जो कुछ वाकया हुआ इसमें कहा जा रहा है कि शायद अरब वर्ल्ड के और इंडिया के ताल्लुकात आपस में मजीद खराब हो सकते हैं, और इवन के बैन कतर की बातें भी, कतर एयरवेज को बैन करने की बातें भी इंडिया में हुई। तो आप क्या समझते हैं ये इतना बड़ा वाकया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया डैमेज कंट्रोल कर लेगा? नहीं, इंडिया ना डैमेज कंट्रोल करेगा और ना ये ताल्लुकात खराब होंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल करेक्टनेस की हद तक बातें होंगी, वरना मुसलमान इतने डिवाइडेड हैं और इतने कमजोर हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, और इस वक्त अरबों को पैसा चाहिए, उनको इस्लाम के बारे में उनका इंटरेस्ट जो है वो सेकंड प्रायोरिटी, उनकी इट्स नॉट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप खुद देखेंगे हफ्ते बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कतर एयरलाइन भी वहां जाएगी और हर कारोबार होगा। ये सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा अपने अवाम को बताने के लिए, वो कहते हैं कि आंखों में मट्टी डालने वाली बात है। आप देखेंगे इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, माजी में भी जो चीजें हुई हैं मिडिल ईस्ट, जिस तरह मैंने बताया OIC इज ए नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सऊदी अरेबिया का एक प्रोपेगेंडा टूल है कि 2-4 दिन बातें करेंगे, इधर से कंडेम करेंगे, उधर से करेंगे, दैट्स बेसिकली इट। लेकिन अनटिल कभी भी अरबी कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेते जब तक उसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो। इसमें क्योंकि पैसा कहीं से भी रुकने का खदशा हुआ तो फौरन वापस लग जाएंगे। आई डोंट बिलीव कि इट्स गोना लास्ट लॉन्गर। मेरे ख्याल में 2-4 दिनों में ये बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, 2-4 दिनों में आप समझते हैं कि ये बात खत्म हो जाएगी। देखिए गुलामी क्या होती है कि अपने मुलाजमीन की तनख्वाह भी नहीं साहब बहादुर से अपने जो हुक्मरान हैं, अपने मालिक हैं, उनके मशवरे के बगैर आप अपने पाकिस्तानियों की तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सकते। और इसके मुझे देखें 3 हफ्तों में कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए IMF की डीलिंग के लिए हमारे अनोखे लाडले ने लेजिस्लेशन की थी, हमारी एजेंसियां MNA उठा के लेकर आई थी वोट डलवाने के लिए, और ये साइन भी, अब डॉक्यूमेंट भी आ चुके हैं, इस पे प्रोग्राम भी हो चुके हैं कि वो साइन इनके शौकत तरीन साहब ने किए थे IMF के साथ। लेकिन ये देखें कि आप ये 3 हफ्तों में इसने कहा कि 3 टुकड़े पाकिस्तान के होंगे, और इस इंसान को रोकने के लिए किसी सियासी पार्टी और किसी इंस्टीट्यूशन और किसी एस्टेब्लिशमेंट में जुर्रत नहीं है कि तुमने 3 हफ्तों के अंदर 3 टुकड़े किस तरीके से किए और किस खूबसूरती से किए हैं। तो ये एक अलमिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान इस तरह के फितने से बचाए
جو کہ سیاست سے نئے پاکستان سے اب ایک سیاسی ایک مذہبی کلٹ بن چکا ہے, نیا مذہب بن چکا ہے. نعوذ باللہ اسی انسان نے کہا تھا کہ عمرے اور حج کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہاں پی ٹی آئی میں رہ کے آپ کام کریں. اور اب اڑتا پھر رہا ہے, وہ ہیلی کاپٹر لے کے پھر رہا ہے. کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ تم بھائی ہر جگہ ہیلی کاپٹر صوبہ سرحد کا لے کے پھر رہے ہو. 9 سال سے اس کی وہاں پہ حکومت ہے, اور دیکھیں کہ اس خوبصورتی سے اس نے بیوقوف بنا رکھا ہے. اور صرف ان لوگوں کو اس کو پتا ہے کہ صوبہ سرحد کے اندر لوگوں کا مذہبی رجحان ہے, اور روزانہ صبح اٹھ کے ان کو امر بالمعروف اور سیاسی ٹچ دے دیتا ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں سیاسی ٹچ دو. تو بدنصیبی پاکستان کی اس میں کیا کہا جا سکتا ہے. نئی حکومت ہے, اس کے پاس وہ ایک کوئی 10 پارٹیوں کا وہ ایک مجموعہ ہے, پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ نکلتا ہے ان کا. اور وہ بھی دیکھیں نا, مشورہ کرنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں لندن میں. انہوں نے سب سے بڑی غلطی میرے خیال میں یہ کی ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس کوئی اس وقت اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن بھی نہیں ہے, مینڈیٹ بھی نہیں ہے. وہ ایک ووٹ کے ذریعے حکومت میں آئے ہیں, ظاہر ہے دنیا ان کی بھی رسپیکٹ اتنی نہیں کرتی. اب اس وقت ضمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے, اب دیکھیں آگے پاکستان کہاں جاتا ہے. لیکن میری نظر میں پاکستان کا مسئلہ سیاسی بحران نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ کرپشن ہے, معاشی بحران ہے اور کرپشن ہے. ڈالر آ بھی جائیں, جس طرح آپ نے کہا ہے 41 بلین ڈالر, اس وقت اگر آپ کو 82 بلین بھی کہیں سے مل جائیں تو وہ رکیں گے نہیں پاکستان میں, فوراً دبئی اور لندن چلے جائیں گے. لوگوں نے مینڈیٹ بھی دیا تھا اس کے ریلیٹڈ, اکاؤنٹیبلٹی ریلیٹڈ, ریفارم ریلیٹڈ, لیکن کیونکہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں تو کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ اس کو چھیڑا جا سکے. یور نارمل کوشچن ہے, تم کہہ رہے ہو نو کامنٹس, آگے چلے جو. تم ایج اپنی دیکھو جس طرح جواب دے رہے ہو, مجھے تکلیف ہوئی اس کی. بلکہ آرمی کا 74 سال سے جو پاکستان کا ڈرامہ ہے, ساری بلڈنگ پاکستان کی جو کھڑی ہے سیاست کی, وہ ساری آرمی ریلیٹڈ ہے. بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ گند کریٹ کرنے والے بھی یہی تھے, صفائی بھی مورل آبلیگیشن ہی نہیں کی کہ اس کی صفائی کریں. ہر سیاست دان کو اپنی جھولی میں بٹھا کے لاتے ہیں, اب وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں. اور کل جس طریقے سے آپ نے کہا ہے, جو اس کا گورا اب اس وقت عمران خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکلتی جا رہی ہے. سب سے بڑا جو اس وقت ایلیمنٹ ہے ان کے خلاف پاکستان کا گرم موسم ان کے خلاف ہے. اس وقت گرمی اتنی ہے کہ خان صاحب, دیکھیں میں نے اگلے دن دیکھا تھا ان کے جلسوں جلوسوں میں 250 لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہوا ہے. خان صاحب خود تو بھاگ کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ جاتے ہیں, بھاگ کر ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جاتے ہیں. 250 بندے اس وقت ہسپتالوں میں داخل ہیں جن کو ہیٹ سٹروک ہو چکا ہے. تو انوکھا لاڈلا پھر بنی گالا کے ایک پرفضا ماحول میں آ چکا ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے. مغل شہزادے سے تو وہ کم نہیں ہے. تو اس میں وہ اب دوسرا اس وقت بات یہ ہے کہ ڈی مورلائز ہو چکے ہیں ان کے لیڈر, جو لیڈران ہیں. ان کے ایک رائٹ ہینڈ جو شفقت خان صاحب نے ریزائن کیا ہے, وہ مجھے آج جو پتا چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے صحت نہیں ہے اور کئی عوامل ہیں.